everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. Welcome to the second session of the series most difficult questions of a chapter. इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी CBSE रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, कॉम्पिटेंसी बुकलेट, इसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है किसी भी चैप्टर के, जो बोर्ड एग्जाम्स के लेवल के हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं. आज का चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विच मतलब डिबेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10 SST. सबसे ज्यादा मार्क्स की वेटेज, अगर मैं बताऊं यार कोई चैप्टर की सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज कौन से चैप्टर की है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ही है. यहां से डेफिनेटली आपको 3 मार्कर भी आ जाता है, 2 मार्कर भी आ जाता है, कभी कभी 5 मार्कर आता है, 1 मार्कर्स आते हैं. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ऐसा कोई सेट नहीं होता है SST का जिसमें से इससे मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस ना आए. ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से करना है. चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं चैनल पे करा चुकी हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है. आज का सेशन उन लोगों के लिए एक चैलेंज है जिन्हें ये लगता है कि चैप्टर बढ़िया तरीके से हो गया है. अगर आप आज वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. इमेजिन कितने सारे मुश्किल क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं इस चैप्टर से. हम उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं आज के सेशन में. तो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना है कि कितने आप लोग सॉल्व कर पाए, है ना. तो मजेदार तरीके से आज का सेशन करना. अगर ये चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो प्लीज डोंट डू दिस सेशन. ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डीमोरलाइज हो जाओगे, तो दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. लेकिन अगर आप इस चैप्टर को कर चुके हो अच्छी तरीके से, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन सेशन. एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट वाले मैंने नहीं डाले हैं, वही डाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लेवल के हैं और उससे हल्के से ऊपर के लेवल के, है ना. तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विदाउट मच एफर्ट. थोड़ा दिमाग पे डालना पड़ेगा एफर्ट. अगर आदत नहीं है तो ब्रेन में थोड़ा दर्द भी होगा, बट कोशिश करना. ठीक है. Alright, who am I? I am Surabhi Gupta, your social studies educator. यहाँ पर मैं वेदांतु 9th और 10th चैनल पे 2 साल से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ. मेरा ये मानना है कि SST इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को मज़ा भी आए, एंड बच्चे जो है आगे भी जब SST छूट जाएगा तब भी याद करें सब्जेक्ट को विद फॉन्ड मेमोरीज. मैं अगर आई प्रॉमिस यू कि अगर आप लोग मेरे साथ चलते हो, जो मैं आपको एडवाइस देती हूँ, जो मैं आपको टिप्स देती हूँ, उसको फॉलो करते हो, तो बोर्ड एग्जाम्स में आराम से आपके मार्क्स लाएंगे. बट मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर टू ऑल द सेशंस. एक दिन में शायद मैं एक ही सेशन लेती हूँ, तो मेक श्योर कि आप उस लाइव सेशन में आओ. जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको चाहे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, तो इसको जो है 1.25x या 1.5x स्पीड में देख लो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्लो ना लगे. वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर ज़रूर सोच के बताना, उससे आपका ही फायदा है. देखो, मुझे तो आंसर्स पता ही है, आपको सॉल्व करने हैं, है ना. तो सॉल्व करना मेरे साथ साथ. वी आर गोइंग टू बी डूइंग बोथ MCQs एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, फॉर टुडे. और इस चैप्टर से बहुत सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बन भी पाते हैं. नाउ सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है तो किस बात का इंतजार है, जल्दी से थम्स अप कर दो. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एटलीस्ट एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना. चैलेंज देना कि यार 35 में से मेरे तो 30 हुए, तुम्हारे कितने हुए बताओ, है ना. मजा आएगा. चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस डेवलपमेंट जो है चैप्टर के ऑलरेडी चैनल पे है, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देख लो. बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हमने वहाँ पर भी किए हैं. लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशन. आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप. द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम. वाह, क्या मोटिवेशन है, स्पेशली आज के सेशन में जब आपको 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर टाइम्स भी ट्राई करना पड़ सकता है. ठीक है, बट गाइस कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसलिए डरो मत. जस्ट बिकॉज कुछ कॉम्पिटेंसी है डज नॉट मीन वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाता है ना. कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होते हैं. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. A worker in an urban area who was working in a small factory was not paid his wages properly. He was forced to work extra hours under poor working conditions. There was no job security. Recently, he lost his job and was found selling electrical items in a pushcart. Analyze the role of the government in protecting the workers in the unorganized sector.
तो यहाँ पर ऊपर आपको बस एक्सप्लेन कर रखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है, किस तरीके से उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो पुशकार्ट में जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेच रहा है। अब सरकार क्या कर सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन एक तरीके से, अगर लास्ट का क्वेश्चन देखो है ना, बस उसको बना ऐसा रखा है कि आपको लगेगा पता नहीं क्या भयंकर क्वेश्चन पूछा है। तो सरकार क्या कर सकता है ऑन प्रोटेक्ट, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है दैट डज नॉट कम अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन, द पीपल वर्किंग अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर आर नॉट प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशंस, दे आर नॉट, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, दे कैन बी रिमूव विदाउट बीइंग गिवन एनी प्रायर नोटिस, है ना, बिना नोटिस पीरियड के आपको नौकरी से हटा दिया जाता है, आपको पेड लीव्स नहीं मिलती, आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, आपको जो है हॉलीडेज नहीं मिलते। ठीक है, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिसएडवांटेजेस है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वर्कर्स को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोटेक्ट करें क्योंकि वो गवर्नमेंट रेगुलेशन में नहीं आते, देयरफॉर दे आर मोर प्रोन टू, कीवर्ड प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन, है ना। प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन कैसे ऑलरेडी समझा चुके हैं कि भाई कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, पेड लीव्स नहीं मिलती है ना, कभी कभी दे आर गिवन लोअर वेजेस दैन गवर्नमेंट रेगुलेशन। कौन है चेक करने वाला? कोई भी नहीं है चेक करने वाला। तो यहाँ पर इट इज इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड इंश्योर्स दैट इवन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर प्रोटेक्टेड अंडर लेबर लॉज। कुछ लेबर लॉज होते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए, है ना। आप इसमें ये भी लग सकते हो कि गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड चीप क्रेडिट to individuals so that they can open their own small businesses and create more employment as well as move away from the unorganized sector, right? Creating awareness, supportive policies, establishing a mechanism to address grievances। कोई ऐसा mechanism establish करना जहाँ पर जिन लोगों के साथ ये exploitation हो रहा है वो आके complain कर सके, grievances अपनी address करवा सके, right? All of this is important to safeguard the rights and well-being of workers in the unorganized sector. Clear? चलो, अगेन गाइस ये डिफिकल्ट क्यों है? इसलिए क्योंकि आपको अपने दिमाग से पॉइंट्स लिखने, इसमें देयर इज नो राइट करेक्ट कीवर्ड वाला आंसर। कुछ चीजें जो है आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिखना है वो आप किताब से लिख सकते हो, ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन, ऑल ऑफ दैट, लेकिन उसके बाद जो सोल्यूशन आप दे रहे हो अपने दिमाग से ही दे रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर पवन एक विलेज हेड है who wanted to create more job opportunities to increase the income of the people of his village under MG Narega Act. Suggest any 3 activities so that Mr. Pavan can initiate in his village. तो याद रखना है MG नरेगा के अंडर आपको बताना है कि क्या क्या एक्टिविटीज वो ले सकते हैं जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, अंडर एम्प्लॉयमेंट कम हो उनके गांव में। सोच के बताओ। पहला चीज जो आप लिख सकते हो वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, है ना, कि मिस्टर पवन जो है रोड्स कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, फ्लाईओवर्स हो गया, कैनाल्स हो गया, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े एंड उसके वजह से एग्रीकल्चरल इनकम भी बढ़ेगी बिकॉज इट विल सपोर्ट मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो एक तरीके से एग्रीकल्चर का भी उद्धार होता है। दूसरा क्या कर सकते हैं वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और स्किल नहीं है। सो मिस्टर पवन कैन इन्वेस्ट मनी टू एंश्योर दैट मोर एंड मोर पीपल आर स्किल्ड इन ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे पॉटरी हो गया, बास्केट मेकिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, राइट। 3 कुछ भी कर दो यहाँ पर, विलेज पॉन्ड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कि भाई विलेज का पॉन्ड है उसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे, उसमें आप अपना जो है MG नरेगा के अंदर लोगों को लगा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो, राइट। डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट सच एज डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें भी देयर इज नो फिक्स्ड आंसर, यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट, बट याद रखना डोंट राइट बैंक शुड प्रोवाइड चीप क्रेडिट। बहुत बच्चे ये वाला भी पॉइंट लिख देते हैं, इसमें आपको नहीं लिखना है क्योंकि मिस्टर पवन बैंक नहीं है, मिस्टर पवन विलेज हेड है, तो अपने पोजीशन पे वो क्या क्या कर सकते हैं आपको उसके बारे में सोचना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था बच्चों। वैसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने यहाँ पर इसीलिए डाला है क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ आंसर में बच्चों को डिफिकल्टी होती है बिकॉज इट इज टेक्निकली नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन।
tertiary sector is different from other sectors. Justify the statement with suitable arguments. तो आप इसमें लिखोगे in tertiary sector is a sector where no good is produced, कोई good produce नहीं होता, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट। अब टर्शियरी सेक्टर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आप व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू द जीडीपी ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्री, है ना। डेवलप्ड कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका जीडीपी में। तीसरा, टर्शियरी सेक्टर में हाईली स्किल्ड एंड हाई पेड जॉब्स भी प्रोवाइड होती है, स्पेशली वुमेन को। हमने देखा है दैट वुमेन को इससे काफी फायदा मिला है ना, एजुकेटेड वुमेन को। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, टर्शियरी सेक्टर जो है सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, है ना। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग विल इंश्योर दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑर्गेनिकली ग्रो, है ना, वो भी ग्रो करती है। क्लियर? कोई और पॉइंट है तो बता देना मुझको। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज जो है हेल्प करता है, बिकॉज आप सामान, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को स्टोरेज में रख सकते हो अंटिल देयर इज नीड। बैंकिंग एंश्योर्स, जो एक टर्शियरी सेक्टर है, कि लोन्स आर प्रोवाइडेड, देयर इज मनी फॉर इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, राइट। चलो अब हम एमसीक्यू पे आ जाते हैं। चौथे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ध्यान से पढ़ो और बताओ ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है। अ डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। अ क्लीनिंग स्टाफ इन अ प्राइवेट स्कूल, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दिस इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अ टेलर स्टिचिंग क्लोथ्स एट हिज होम, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, ये आपके कॉम्पिटेंसी बुकलेट का क्वेश्चन है। लेट्स सी इफ यू गाइस कैन आंसर दैट। नीना इज अ बेकर, शी यूजेस एग्स इन हर केक, will the value of these eggs be included in the calculation of the total domestic product? तो केक बनाने के टाइम जो वो अंडा यूज करती है, क्या वो ऐड होता है जब हम टोटल प्रोडक्शन ऐड करते हैं? जल्दी से बताओ आंसर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आंसर नो है ना। तो नो या तो सी और डी होगा। तो नो बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द केक, ये सही लग रहा है ना, क्योंकि दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती है जब फाइनल गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू को ऐड किया जाता है, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगेन अ वेरी गुड कॉम्पिटेंसी बुकलेट का क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, तो आराम से आपको कर लेना चाहिए। When a country progresses from underdeveloped to developing to developed, the sector that contributes the largest part of the national income changes, है ना। ऑब्वियसली नेशनल इनकम को क्या कंट्रीब्यूट करता है, वो बदलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दिस चेंज? तो हमने देखा है कि यूजुअली प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस होती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस होती है। तो इट शुड बी प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी, है ना, ऑप्शन बी, राइट। कंट्री प्रोग्रेस करता है तो पहले प्राइमरी की सेक्टर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ऑलराइट, ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी सेक्टर? इसके सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। फार्मर मतलब प्राइमरी सेक्टर
इज रीलोकेटिंग टू द सिटी एंड जॉइन्स अ फूड डिलीवरी एजेंसी, ये टर्शियरी सेक्टर हो गया। टेक्निकली ये सही लग रहा है बट और ऑप्शंस देख लेते हैं। अ माइनर, ये भी प्राइमरी सेक्टर है। क्विट्स हिज जॉब एंड स्टार्ट्स वर्किंग एट एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये सेकेंडरी सेक्टर है। A taxi driver, tertiary sector, goes back to his village and opens his own grocery shop, ये भी tertiary sector है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। A cattle farmer, primary sector, starts making milk products and selling them in the village, secondary sector। तो आंसर इज ऑप्शन ए, जहां पर इंसान ने मूव किया है फ्रॉम द प्राइमरी टू द टर्शियरी सेक्टर। गुड क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। Alright, which of the following shows an instance of dependence on the tertiary sector? सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो। All right, which of the following shows an instance of dependence on the tertiary sector? An ice cream producer buys milk from a dairy farmer, तो ice cream producer क्या हुआ? Secondary sector. Buys milk from a dairy farmer हुआ primary sector. तो यार tertiary sector तो आ ही नहीं रहा. This is the dependence of the secondary sector on primary sector. A farmer जो primary sector है needs a savings account to deposit her money. सेविंग्स अकाउंट जो है टर्शियरी सेक्टर होता है। यहाँ पर एक तरीके से हाँ डिपेंडेंस है ऑन द टर्शियरी सेक्टर, बट देखते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ डिपेंडेंस बट एक तरीके से टर्शियरी सेक्टर की बात हो रही है। एन ऑयल एंड गैस कंपनी नीड्स बिग मशीन्स टू ड्रिल द अर्थ सरफेस, तो ऑयल एंड गैस कंपनी जो है वो भी सेकेंडरी सेक्टर है, बिग मशीन भी सेकेंडरी सेक्टर है, तो यहाँ पर तो कोई टर्शियरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं दिख रही है। एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो टर्शियरी सेक्टर है, बाई स्टेशनरी फ्रॉम अ लोकल कॉटेज इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर है, तो यहाँ टर्शियरी सेक्टर की डिपेंडेंस दिख रही है सेकेंडरी सेक्टर पे, तो यहाँ डिपेंडेंस ऑन द टर्शियरी सेक्टर इज सीन इन ऑप्शन बी, जहां पर उसको बैंक की जरूरत है इन ऑर्डर टू सेट अप अ सेविंग्स अकाउंट। सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन आसान है, मैं नहीं कहूंगी बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रिकी है, इसलिए बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। People in the organized sector are vulnerable to exploitation and need protection। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर लिखा हुआ है, आंसर होना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑप्शन ए इज फॉल्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज मेनी बेनिफिट्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, चलो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स विच नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर? अगेन क्वेश्चन बहुत, कभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, बिकॉज दीज आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स सी। पब्लिक सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स दैट आर वेरी प्रॉफिटेबल टू प्रोवाइड, नहीं। गुड्स दैट द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल इन द प्राइवेट सेक्टर, नॉट एग्जैक्टली। गुड्स दैट आर नॉट यूज्ड बाय द कॉमन बट आर फॉर द अल्ट्रा रिच, नहीं। गुड्स दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एट अ रीजनेबल कॉस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब गाइस पहले तो मुझे बता दो 10 मार्क्स में से अभी तक कितने आए, मतलब 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाए हो अभी तक। बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सबने हमारा जो मिड टर्म मॉक पेपर है वेदांतु का वो डाउनलोड कर लिया है। मिड टर्म के सिलेबस के बेसिस पे हमने एक मॉक पेपर बनाया है, 5 मॉक पेपर्स फॉर एसएससी, 5 फॉर साइंस, 5 फॉर मैथ्स, 5 फॉर इंग्लिश। तो अगर आपने उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है कर लो, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री का है, मुफ्त का है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। आराम से आपको क्लिक करना है, साइन इन करना है और डाउनलोड करना है, कर लेना। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A
A woman works at a sweet shop in her village on a contract basis and gets meager salary after working the entire day. उसको छुट्टी नहीं मिलती, पेड लीव्स नहीं मिलती, जब वो छुट्टी पे जाती है उसकी सैलरी कट हो जाती है. कौन से सेक्टर में काम कर रही है? बहुत आसान है. अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम स्वीट शॉप में काम कर रही है तो सर्विस सेक्टर होना चाहिए, बट बेटा वहां पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है. सेंटेंस में आगे आपको उसके कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में बता रखा है. तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये है कि कंडीशंस ऑफ वर्क के बेसिस पे आप बताओगे कौन से सेक्टर में काम कर रही है. तो शी वर्क्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. ध्यान से पढ़ो. According to 2017-2018 data, the share of different sectors in employment in India was primary 44%, secondary 25%, tertiary 31%. Out of the three sectors, why did the ratio of employment in the primary sector be so high? Primary sector का employment ratio इतना high क्यों है? Because workers in the primary sector are underemployed. यही सही मुझे लग रहा है वैसे. Lower job opportunities in the secondary sector. ये गलत नहीं है, ये भी kind of सही है. Effects of labor are not equivalent in all the sectors. नहीं, ये नहीं है. Outsourcing of job, ये भी नहीं है. तो option A और B are correct answers. Like B is also not wrong. There are less job opportunities in secondary and tertiary sector. But जब भी हमें दो सही लगे, हमें most appropriate option चुनना है. यहाँ पर सबसे direct answer ये है. सबसे ज़्यादा close answer होता है ना, most appropriate option is workers in the primary sector are underemployed. वो main reason है. राइट, चलो ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 13. The developed countries have gone through historic changes in the economic sector as the economic activities have gradually shifted from primary, secondary to tertiary sector. ये shifting of economic activities का मतलब क्या है? Previous sectors have been completely eliminated. नहीं, अभी भी exist तो करते ही है. Importance of the next sector is increased. ये सही है kind of. Production of three sectors has increased substantially. नहीं, primary sector is नहीं. तो answer is option B. है ना? अब ये difficult नहीं है, पर हाँ आपको options ध्यान से पढ़ना होगा, passage ध्यान से पढ़ना होगा. Alright, let's move on to the next question. Which of the following statement is correct with regards to India? जल्दी से बता दो. Tertiary sector contributes maximum to the GDP. हाँ. India is basically a socialist economy. नहीं. So answer is option A. ये कैसा? ये तो easy question था. चलो ठीक है. Alright, question number 15. Which of the following steps would guarantee the welfare of the employees in the organized sector? Payment of equal remuneration to men and women at the workplace. बिल्कुल सही बात है ना, ये तो होना ही चाहिए. Protection of employment of women during the time of maternity. ये भी सही है. Prohibition of child marriage and providing relief to victims. This has nothing to do with the organized sector. है ना? Payment of one-time bonus to all retired employees. ये भी सही है. तो P, Q and S should be the answer. All right. चलो. Let's move on to the next question. Question number 16. इस question को ध्यान से पढ़ो और बताओ. फिर मैं solve करूँगी. I'm gonna give you 10-15 seconds. All right. If there is a disruption by transporters, अगर कोई disruption है by transporters and lorries refuse to transport, तो disruption by transporters मतलब tertiary sector. और लॉरीज कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे वेजिटेबल मिल्क फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरियाज,
whereas farmers will be unable to sell their products, primary sector, है ना. Food will become scarce in the urban areas, so second तो ठीक है. Which of the following sectors will be affected due to the situation stated above? अब guys मैं यहाँ पर आपको एक बताती हूँ, why is it a difficult question. अगर आप ध्यान से पढ़ो आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो सिर्फ टर्शियरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर की बात की जा रही है, तो द आंसर शुड बी प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर. है कहीं मतलब लेट्स से, है ना, प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर. लेकिन अगर आप सोचो अगर खाना प्रोवाइड नहीं हुआ है तो फैक्ट्रियों को भी प्रॉब्लम होगी, है ना, फैक्ट्री को भी खाना नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टर्स नहीं दे रहे, तो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा सेक्टर इंपैक्ट हो रहा है, हमेशा द आंसर विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है, ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. क्लियर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या चीज करेक्टली मैच्ड है? प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन सही, सेकेंडरी सेक्टर प्रीस्ट, सेकेंडरी सेक्टर नहीं होना चाहिए, टर्शियरी सेक्टर होना चाहिए. टर्शियरी सेक्टर बास्केट वीवर नहीं, कॉटनरी हाँ कॉटनरी सेक्टर गार्डनर नहीं है, कॉटनरी सेक्टर कुछ नहीं होता, एटलीस्ट फॉर योर क्लास कुछ नहीं होता, तो फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, 2024 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगेन मुश्किल नहीं है बट कुछ बच्चों ने गलत दिए थे, इसीलिए आई पुट इट इन द ट्रिकी क्वेश्चन वाला कॉलम. स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर और आपको बताना है ये किस में आता है, किस काम में आता है. तो ऑब्वियसली शी इज वर्किंग इन अ शॉप, है ना. तो अब अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में से आंसर होगा टर्शियरी सेक्टर, है ना, ऑब्वियसली. ओ हो भाई टर्शियरी सेक्टर है. ऑलराइट, यहां पर क्या काम है? डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली ये भी टर्शियरी सेक्टर में आता है. ओके, अब आई डोंट नो ये पिक्चर क्यों दी हुई है इसमें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर? इग्नोर द पिक्चर और ऐसे ही बता दो. पब्लिक सेक्टर में जनरली क्या आता है? देखो, वेल, ट्यूबवेल और टैंक ये खुद का भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन कैनाल कभी खुद का नहीं हो सकता. कैनाल हमेशा पब्लिक होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following organization is providing data according to employment in India? तो एम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन देता है हमारे देश में? It is National Statistical Office, right? Examine the role of public sector in the development of the country. Again, question came as a 5 marker. इसका मतलब आपको अपने दिमाग से बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं. क्या लिखोगे? क्या है पब्लिक सेक्टर? आप कहोगे पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप एंड रेगुलेशन, दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इसका इट इज ऑपरेटेड थ्रू टैक्सेस दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक. दिस सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट the private sector is unable to do so at an affordable rate. For example, it is important that basic services जैसे है, तो पहला आपका पॉइंट मेन जो कीवर्ड हो गया वो है बेसिक सर्विसेज पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे हेल्थ और एजुकेशन हो गया, दैट इज नेसेसरी टू लिव अ डिसेंट लाइफ, है ना. पब्लिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं देश के, जिससे देश की डेवलपमेंट भी बढ़ती है ना. इट ऑल्सो सपोर्ट्स द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सेक्टर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. और क्या लिख सकते हो पब्लिक सेक्टर में? कैपेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे चीजें होती है दैट द पब्लिक, ओनली द पब्लिक सेक्टर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग. फॉर एग्जांपल लॉज दैट रेगुलेट पॉल्यूशन एंड वी आर एबल टू गेट अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. मेडिसिन्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक कोविड, तो वहां पर भी पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू एंश्योर दैट द कंट्री हैज पॉलिसीज दैट लीड्स टू इट्स ग्रोथ. वो पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकती है, राइट. तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट. वो इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक एरिया का ना हो, रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट हो.
It contributes to human development index through health, education and per capita income. It alright. अगला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था जो थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि it came as a 5 marker. Activities in the private sector are guided by the motive to earn profit. Examine the statement with examples. Again, problem is not the question itself. Problem is how to write the answer. कैसे बड़ा करो इसको, है ना? क्या लिखोगे? Activities in the private sector are guided by the motive to earn profit. This is because private sector is a sector that is controlled and owned by private individuals. The main idea behind the private sector is that the person who has invested money in that sector would want to earn more and more profit. Investment उसने किया है तो obviously return on investment उसको चाहिए. That is why most of the services and goods provided by the private sector are at a higher cost. ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे? एग्जाम्पल आप हेल्थ का दे सकते हो कि हेल्थ और एजुकेशन आर कंसिडर्ड टू बी बेसिक सर्विसेज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स टू हैव. हाउएवर व्हेन दिस इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल्स आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन पब्लिक स्कूल्स, या फिर हेल्थ सर्विसेज आर समथिंग प्राइवेट डॉक्टर्स चार्ज मच मोर कंसल्टेशन फी एंड देयरफॉर अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर एबल टू अफोर्ड देम. ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपने कभी 7th 8th 9th में कभी पढ़ा होगा. आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर, बट समथिंग लाइक वाटर, है ना? कि वाटर इज समथिंग दैट ओनली द गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू प्रोवाइड एट अ चीपर कॉस्ट. इफ दिस सेक्टर इज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, द कॉस्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज. हाउएवर वाटर इज द बेसिक सर्विस for to survive, and therefore अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया it will become an unaffordable and unsustainable. तो इस तरीके से आपको अपना आंसर बढ़ाना है ना? इसमें कुछ सच ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक चीज लिखोगे हो गया. फिर आप लिख लेना प्राइवेट सेक्टर जो है अच्छा पब्लिक सेक्टर का, फिर लिखना पब्लिक सेक्टर में वेलफेयर देखा जाता है. पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स दे दो आंसर को बढ़ाने के लिए. क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 24. बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. Interpret the graph given below in terms of the growth of the 3 sectors in India and their contribution to the total GDP of the country over the last half century. तो यार ये डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ग्राफ दे दिया, आपको इंटरप्रेट करना है. अगर कभी कैसा इंटरप्रेट क्वेश्चन आया है तो आपको बस बोलना है कि ऑफ कोर्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर तीनों इंक्रीज किए हैं इन द लास्ट 30 ईयर्स. तो इंक्रीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है जीडीपी का ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, है ना? टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पर. क्योंकि अगर लेट्स से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसका रीजन बता दो. अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, ज्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट हुई है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में. जो जॉब्स क्रिएट हुई है वो काफी हाईली स्किल्ड है एंड वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लेबर इन आवर कंट्री. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. ऐसा ही ग्राफ का एक और क्वेश्चन दे रखा है. एनालाइज द ग्राफ प्रॉपर्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर द कंक्लूजन दैट यू कैन डिराइव फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर? तो वो हम आराम से कर सकते हैं. 2000 से 2013 तो आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी हैज डिक्लाइन एट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. इंक्रीजिंग रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द कंट्रीज जीडीपी, इसका क्या रीजन है? ये तो हमें आता है, ये मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है एक्चुअली. इसके 4 पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जल्दी से बता दो. पहला है एज द कंट्री डेवलप्स देयर इज मोर डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज. ज्यादा डिमांड होती है बेसिक सर्विसेज की. किस टाइप की बेसिक सर्विसेज की? जैसे एजुकेशन, हेल्थ, दैट ओनली द गवर्नमेंट इज एबल टू, दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एंड देयरफॉर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नहीं, दैट देयरफॉर टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. सेकेंड इज प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया है, दैट हैज इन टर्न लेड टू द ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ गई है जिसके वजह से दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर सर्विसेज जैसे ईटिंग आउट, टूरिज्म. टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई है. थर्ड इज आईसीटी का ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन ऑल हैज लेड टू मोर एंड मोर usage of apps. For example, mobile applications that has in turn led to the growth in the tertiary sector. Clear? चलो अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ पढ़ने के लिए, फिर मैं शुरू करूंगी. ध्यान से देखो.
All right, let's see. Any of the three hypothetical scenarios could be possible in the year 2040. तो आपको 2023 का दे रखा है और फिर हाइपोथेटिकल 3 सिनारियोज दे रखे हैं जो 2040 में हो सकते हैं. Study the table carefully and answer the questions that follow. क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, with all the other factors remaining the same, which of the following scenarios would have the biggest impact on India's global leadership in the future? अब अगर हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना चाहते हैं तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? It should be the tertiary sector. Tertiary sector should be the strongest. Why? क्योंकि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा हाई वैल्यू गुड्स और सर्विसेज सबसे ज्यादा हाई वैल्यू सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं. तो जिस कंट्री का सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, सेकेंडरी सेक्टर में भी प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा हाई वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जिस भी कंट्री में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा वो कंट्री ग्लोबल लीडरशिप में ऊपर आएगा. ठीक है, अब हमें ये बेसिक्स तो पता है, तो चलो टेबल देखते हैं. तो आपको पता है कि ये आपका 2023 है, ये 3 हाइपोथेटिकल सिनारियोज है. तो इसमें सबसे ज्यादा जो है हाइपोथेटिकल सिनारियो 3 में टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. तो हाइपोथेटिकल 3 तो है ही आंसर. 3 जो है ओनली ऑप्शन डी में है जहां तक मुझे दिख रहा है ना. हाइपोथेटिकल सिचुएशन 1 क्या है? यहाँ पर भी सेकेंडरी सेक्टर को हाईएस्ट दिखा रखा है, फिर टर्शरी सेक्टर को. तो दिस इज ऑल्सो अ गुड हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, राइट. चलो एक और क्वेश्चन है इसी पे based on the information given in the table, which of the following statement is likely to be correct? In scenario 1 and 2, the secondary sector will need the least workers. तो सिनारियो 1 और 2 में 45%, 20%. लीस्ट वर्कर्स तो मैं नहीं कहूंगी भाई, स्पेशली सिनारियो 1 में अगर 45% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को, तो काफी ज्यादा वर्कर्स की भी जरूरत होगी. तो नॉट दिस. इन सिनारियो 2, इंडिया विल बिकम अ मेजर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी. तो सिनारियो 2 में 20% ही है टर्शरी सेक्टर, तो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी तो हो नहीं सकती. The primary sector in scenario 2 will be the highest contributor to the GDP of the country. तो scenario 2 में 60% है GDP प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, तो ये सही लग रहा है मुझे. In scenario 1 and 3, maximum employment opportunities will be created in the secondary sector. तो 1 हाँ ये सही है और 3 ये गलत है. यहाँ पर जो है 45% है. तो मोस्ट ऑब्वियस आंसर जो होता है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो पक्का से सही ही सही है, वो है ऑप्शन सी. क्लियर हो गया? ध्यान से देख लो, वापस से पॉज कर लो वीडियो को और देख लो. आइंग ओ सॉरी गलती कर दी मैंने, सॉरी. वापस से बैक. सिनारियो 2 ये है 20%, तो ये नहीं है, मैंने उल्टा पढ़ लिया है ना. इन सिनारियो 1 and 3 मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. तो 45%, 40% हाँ बहुत ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो ये आंसर सही है. आई एम सॉरी गाइज, गलती हो गई है ना. आई रेड दिस एज सिनारियो 2, आई थिंक. पता नहीं मैंने क्या ही गलती की है, सिनारियो 2 मैंने कुछ और ही पढ़ लिया है ना. तो एनीवेज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? क्योंकि सिनारियो 2 में बेटा सेकेंडरी सेक्टर में या सिर्फ 20, प्राइमरी सेक्टर हाँ नहीं सही तो है. द प्राइमरी सेक्टर इन सिनारियो 2 विल बी द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर 60% है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, राइट. This is also not wrong technically. In scenario 1 and 3, maximum employment opportunities will be created in the secondary sector. यहाँ पर देखो secondary sector काफी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो opportunities भी बढ़ेंगी. Both C and D look to be correct. ये contribution ही दे रखा है ना. Scenario 2, primary sector will be the highest contributor to the GDP of the country. In scenario 1 and 3, maximum employment opportunities will be created in the secondary sector. ये भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी भी गलत नहीं है, ऑप्शन सी. ये एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दे रखा, एम्प्लॉयमेंट का डेटा.
अगर ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा दे रखा है, कंट्रीब्यूशन का डेटा नहीं दे रखा, आई थिंक दैट इज वाई वी आर गेटिंग कंफ्यूज, है ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड में ज्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा ग्लोबल लीडरशिप होगी। और यहाँ पर जो लोग हैं 60% काम कर रहे हैं, आई थिंक इट्स द पीपल, राइट। एनीवेज, अगर लोग हैं तो ऑब्वियसली आंसर डी होगा, अगर लोग नहीं है वो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है तो कंफ्यूजन है। देखूंगी भाई, इसका मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इट इज फ्रॉम आई थिंक लास्ट ईयर्स एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 28, द ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास ओज रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मेन who planted the standard of labor solidarity on the hostile frontier of the unorganized industry। कोई तो लाइन है जिसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी अच्छी अंग्रेजी किसी की भी नहीं है हम में से। Analyze the above statement to highlight the rights that the organized sector enjoys now due to the solidarity shown by the labor groups earlier। तो लेट्स से पहली लाइन आपको समझ नहीं भी आती, दूसरी लाइन तो समझ आती है, आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के हक के बारे में बताना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बोलना है ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर आती है, पेड लीव्स मिलती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेचुइटी मिलता है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बट द आंसर इज क्वाइट इजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area। justify the statement with 3 relevant points। आपको बताना है कि किसी भी एरिया के पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसके इनकम और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को। कैसे करेंगे? ओके, ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मेरे दिमाग में ये आ रहा है, टूरिज्म। किसी भी एरिया की टूरिज्म को अगर हम प्रमोट करते हैं तो इट विल अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कंट्रीब्यूट टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज लीड टू एन इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, जिसके वजह से इकोनॉमी और बढ़ेगी, है ना। तो हम टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ के लोगों को, जिससे कि उनको कुछ ऐसे स्किल्स वो लर्न कर सके सो दैट दे आर एबल टू easily get jobs in the market। Today one of the biggest challenges in front of our country is that even though student kids are educated, है ना, students engineering कर रहे हैं, they do not have the skills that the companies require, ठीक है। तो स्किल और वोकेशनल एजुकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस लोन, सो दैट पीपल कैन सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस विच विल नॉट ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, है ना। आप ये तरीके से लिख सकते हो। अगर एग्रीकल्चरल एरिया है तो फोकस कर सकते हो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा बाकी किसी सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, पर मैंने जनरल 3 पॉइंट्स बता दिए जो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, सरोज वर्क्स इन एन ऑफिस, सुमन इज हर हाउस हेल्प, स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन द वर्किंग कंडीशंस ऑफ सरोज एंड सुमन। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसीलिए डाला है जस्ट टू शो कि क्वेश्चन बहुत आसान अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्वियसली सरोज वर्क्स इन एन ऑफिस, सो शी वर्क्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, और सुमन हाउस हेल्प है तो शी वर्क्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, सिंपल। वर्किंग आवर्स, जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव्स, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। क्वेश्चन नंबर 31, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज? सुमन's family owns a small farm. She works there with her 4 siblings. They all put in 2 hours of work each morning and evening. There isn't any work to be done on the farm in between. तो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम काम करते हैं, बीच में वो कोई काम नहीं होता, ठेंगा। Additionally, none of them have no other job. वो यही काम करते हैं। What type of unemployment is Suman and her family dealing with? अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आप इसको एक्सप्लेन भी करोगे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग दैन रिक्वायर्ड इन एनी सेक्टर। दिस यूजुअली हैपेंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सुमन फॉर एग्जांपल, सुमन एंड हर सिबलिंग्स, द लेबर वर्क इज डिवाइडेड, हाउएवर दिस वर्क कैन बी डन बाय सुमन herself. Agricultural income is not increasing just because 3 people are working on the field, है ना। This kind of unemployment is one of the biggest challenges in front of our country when it comes to the agricultural sector, है ना। तो आपने बेसिक्स इसमें सारे बता दिए। लेबर जो है डिवाइडेड है बिटवीन सुमन एंड हर सिबलिंग्स, बट नीदर ऑफ देम आर यूजिंग देयर लेबर टू इट्स फुल पोटेंशियल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। Mr. Y from a city in India visits a rural area and finds 5 people working in a small agricultural farm. More than 2 people are not required to work in the farm and removing the other 3 will not affect production. How can one solve the problem of underemployment in rural areas? तो आप देख सकते हो पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिमिलर है। पिछले क्वेश्चन में आपसे बस पूछा गया है कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। पानी पी रही हूं मैं। What is the problem? What is the solution to the problem of underemployment in rural areas? पहला, रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ानी है ना। तो इसका सबसे बड़ा सबसे कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड चीप लोन्स या फिर लोन्स एट अ स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट फार्मर्स जो है इन्वेस्ट कर पाए इन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, है ना। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, इस सब पे अगर करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगा। देखो अगर एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, है ना। ऑब्वियसली इसका मतलब फार्मर जो है वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे, ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे अपने लैंड पे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा अच्छे इनपुट्स है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम होगा। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि फार्मर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर पाए, या फिर ऑल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, एक छोटी सी दाल मिल खोल ली, जैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा एंड पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट स्किल सेंटर खोल सकती है जिससे कि द फैमिली ऑफ द फार्मर गेन स्किल्स अदर देन फार्मिंग एंड दे कैन शिफ्ट अगेन फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। चौथा, गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अंडरटेक कर सकती है, जैसे कैनाल्स, रोड्स, है ना, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा एंड उससे एग्रीकल्चर का भी इंप्रूवमेंट होगा, लीडिंग टू मोर एग्रीकल्चरल इनकम। पांचवा, गवर्नमेंट मार्केटिंग स्टोरेज प्रोवाइड कर सकती है फार्मर्स को, जिसकी वजह से फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं टिल द टाइम दे गेट अ बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट विल इंक्रीज देयर एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखो। Sunil and Raman did their graduation from the same college. Sunil got employed in the unorganized sector, वो unhappy था. Raman got employed in the organized sector, वो खुश था. Again question same है, but अलग तरीके से पूछा गया है. आपको इसमें बस organized और unorganized sector में difference बताना है. ठीक है? Question number 34. Shazia's teacher asked her a question to which she answered MG Narega 2005. What could have been the teacher's question? यहाँ पर आपको आंसर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है.
ऑलराइट, नेम द एक्ट दैट वाज डिवाइस्ड टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क, ये सही लग रहा है इसका आंसर। एमजी नरेगा इज राइट टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 35, कांता वर्क्स, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया गलती से। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, उसको सैलरी मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो कौन सी सेक्टर में काम करती है? शी वर्क्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना? ऐसा क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ऑलराइट, बिफोर वी कंप्लीटली फिनिश द सेशन, जल्दी से मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ। एक, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी करने हैं तो आप कौन सी बुक ले सकते हो, एंड सेकंड इज अबाउट द आकार सेशन। पहले मैं आकार सेशन के बारे में बता देती हूँ। आकार बैच बच्चों, हम सब यूट्यूब टीचर्स का एक लॉन्ग टर्म फुल ईयर बैच है, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड एसएसटी फॉर क्लास 10। इस क्लास बैच में बड़े स्क्रीन पे आपको पढ़ाया जाता है, आपके जो डाउट्स होते हैं वहीं पर आपको अनम्यूट करके आपके डाउट्स लिए जाते हैं। हर सेशन के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वेदांतु की तत्व बुक्स जो आप अलग से भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपने आकार बैच ज्वाइन कर लिया तो फ्री में आपको रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड की जाती है। All of that is available just at 1499 for the entire year। अब ये पूरे साल के लिए है, फरवरी तक। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, कर लो। ट्रस्ट मी, अगर आप अभी तक सोच रहे हो क्या करें, सिलेबस नहीं हुआ है, तो कर लो, बहुत आपको फायदा होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, हम लोगों की तत्व बुक्स भी है जिसको आप ले सकते हो फॉर मोर क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन बैंक्स। तो उसके लिए अगर आप यहाँ जाओगे स्कूल बुक्स ऑप्शन में, वेदांतु स्टोर में आपको जाना है। स्कूल बुक्स वाले ऑप्शन में यू विल बी एबल टू फाइंड सारे बुक्स आईसीएसई और सीबीएसई के, जस्ट फॉर 300 रुपीज। तो अगर आपने उसको नहीं खरीदा है अभी तक, किस बात का इंतजार है? जल्दी से खरीद लो। ऑलराइट, आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। That's your first question. Question number 2. Question number 3. गला खत्म हो चुका है मेरा। एंड दैट इज इट। आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे बातें कर सकते हो अपने मम्मी पापा के अकाउंट से चाहो तो। माय टेलीग्राम चैनल है surabhi_nerd_alert, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल, हाय राम दिमाग काम करना बंद कर चुका है। टेलीग्राम पे भी हम लोग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, एज आई टोल्ड यू, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस वाला सीरीज जो मैंने ये शुरू किया है, कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर यू वुड लाइक मी टू डू मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन? मेरा मन है पावर शेयरिंग पे करने का, क्योंकि सिविक्स में कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो आई थॉट वील डू इट ऑन पावर शेयरिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। ओके, सॉरी, बाय। ओहो।